students, hope you all are doing well and enjoying your studies in your online classes with me आयुषी जोशी मैम. ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पॉलिटिकल साइंस में अब तक क्या किया है. हमने पॉलिटिकल साइंस में पार्ट ए के यूनिट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए हैं. पार्ट बी के यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं. यूनिट 2 चल रहा है जिसका थर्ड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. Here it is third chapter. Okay, third chapter हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. कौन सा चैप्टर है ये? जिसके अंदर हम लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इमरजेंसी पावर्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, अब प्रेसिडेंट हमने कवर कर लिया था कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती है, उसका टेन्योर क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है. ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ ली है. अब प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है. ठीक है, जो होती है इमरजेंसीज या इमरजेंसी पावर्स जिसे कहते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इमरजेंसी पावर होती क्या है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड एक्सटेंसिव पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट टू डील विद एबनॉर्मल कंडीशन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट को कुछ स्पेशल पावर दी हुई है. कब के लिए, क्यों दी हुई है? ये स्पेशल पावर्स दी गई है किसके लिए? कुछ ऐसे सिचुएशंस के लिए जिन सिचुएशंस के अंदर सिचुएशन जो है या परिस्थिति या आसपास का माहौल जो है वो एबनॉर्मल होता है. जैसे कि आपने ट्रेन में सफर किया होगा, ट्रेन में सफर किया है आपने, खिड़कियां दे रखी होती है, उसमें आपने देखा होगा एक आध खिड़की सिर्फ कांच की होती है. उसमें जो ये लाइनिंग होती है, जो आयरन रॉड्स डली होती है, वो नहीं होती, सिर्फ कांच की होती है. यहाँ पे लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट, मतलब इमरजेंसी में आप इस कांच को तोड़ो और इससे बाहर निकल जाओ. या फिर ये जो कांच है ये इस तरीके से दे रखा होता है, यहाँ से फटाक से ऊपर करो, यहाँ पे कोई और बैरियर नहीं है, बड़ी खिड़की है, यहाँ से बाहर कूद जाओ. किसके लिए होता है? जब भी यहाँ पे कोई आग लग जाए, मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ आग लग गई है ट्रेन के अंदर और अब यहाँ पे लोग फंस गए हैं, तो इनके लिए यहाँ पे और यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है, फटाफट से लोग यहाँ से बाहर कूद सकते हैं. समझ में आ रहा है आपको? तो ये होती है इमरजेंसी. अब आप कहेंगे भाई प्रेसिडेंट को कहाँ कूदने की बारी आ गई है, ऐसी इमरजेंसी पावर्स की प्रेसिडेंट को कहाँ जरूरत है? तो मैं आपको बताती हूँ. कई बार देश की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है, मान लीजिए राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है या जो काम कर रही है उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, और मान लीजिए लोग सेटिस्फाई हो गए, काम ठीक से हो भी रहा है, लेकिन कोई ऐसा फैसला जो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप शो कर रहा है यहाँ की सरकार की, या वो केंद्र सरकार या पूरे देश को हानि पहुंचा रहा है. हमारे देश को तो हमारे राज्य को तो सही कर रहा है, लेकिन उससे पूरे देश को हानि हो रही है, या कोई भी फैसले से हमारे खुद के राज्य में कोई हानि हो रही है, या कोई भी ऐसी घटना, या मान लीजिए कोई पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उन्हें नुकसान पहुंचा रही है, उनको फॉलो नहीं कर रही है. तो इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए, इन सारी एग्जिस्टिंग चीजों को मैनेज करने के लिए प्रेसिडेंट के पास में ये एबनॉर्मल कंडीशंस हो गई. अब इस कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास में कुछ पावर्स होती है, कुछ इमरजेंसी पावर. अब इमरजेंसी की कंडीशन आ गई, सरकार भी है वहाँ की, तो उसको शांत भी नहीं कर सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, और अगर कहने से मान भी नहीं रही तो क्या एक्शन लो. इमरजेंसी आ गई, देश की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, राज्य की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है. उस कंडीशन में हम, जैसे कि अभी -23.9% कुछ जो है हमारा जीडीपी चला गया था, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो हो गई थी, देश के पास में पैसा ही नहीं बचा था. यही चीज 1993 में हुई थी जब मनमोहन सिंह जी जो है इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे. उस समय देश की स्थिति इतनी बुरी, नरसिम्हा राव जी थे उस समय जो है फाइनेंस मिनिस्टर, और मनमोहन सिंह जी उनके जो है साथ में इकोनॉमिस्ट एज ए इकोनॉमिस्ट वर्क कर रहे थे. देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि देश के पास में एक दिन चलाने का, कल सुबह क्या पैसा खर्च करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा, ये कंडीशन हो चुकी थी. इस कंडीशन में हमारे जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका रोल था कि उन्होंने उस देश को संभाला, उस सिचुएशन को संभाला.
कई बार चलो ठीक है, हमारे पास तो ऐसे हमारे जो लीडर थे, ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया और देश की स्थिति को संभाल लिया। मान लीजिए हमारे पास ऐसे इकोनॉमिस्ट नहीं होते, या मान लीजिए थे भी और ये सिचुएशन जो है आकर खड़ी हुई वो खड़ी होती, और एलपीजी मॉडल जो पेश किया इन लोगों ने देश की स्थिति को सुधारने के लिए, ये एक तुक्का था कि कैसे क्या ये काम करेगा। अब देश की स्थिति बिगड़ी हुई तो है ही है, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली देश की स्थिति बहुत बुरी कंडीशन में। अब अगर हमने इसे कंट्रोल में लाने के लिए वर्क नहीं किया तो एक तुक्का मार देते, चलो एलपीजी मॉडल पेश कर देते हैं। एलपीजी मॉडल पेश करते ही देश की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे के चैप्टर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज वेल एज प्राइवेटाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब इस कंडीशन में मान लीजिए हमारे पास में मनमोहन सिंह जी जैसे इकोनॉमिस्ट होते ही नहीं, या मान लीजिए होते भी और उन्होंने एलपीजी जो पेश किया, एलपीजी मॉडल वर्क करता ही नहीं, ये कुछ नहीं कर पाता मॉडल, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? देश की बहुत बुरी स्थिति की कंडीशन के अंदर हमेशा प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है कि वो क्या कर सकता है, इमरजेंसी घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? इमरजेंसी घोषित कर सकता है। इमरजेंसी भी कई तरह की होती है, 3 तरह की मेन होती है। देखिए, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है आपको? ये 3 तरह की इमरजेंसीज होती है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या इमरजेंसीज है, तो मैं आपको बताती हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर रिसीविंग a written communication of the decision of the union cabinet, the prime minister and other minister of the cabinet rank may issue a proclamation of emergency when the security of India or any part there is threatened or is likely to be threatened by war or foreign attack or aimed rebellion। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रेबेल होने वाला है, मान लीजिए बाहरी देश कोई आक्रमण करने वाला, जैसे चाइना की कंडीशन हो गई। अब यूनियन गवर्नमेंट सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं ला पा रही है, यूनियन गवर्नमेंट जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कोई पार्टी क्या कह रही है, कोई पार्टी क्या कह रही है, जिस सिचुएशन को बिगाड़ के रख दिया पूरी तरीके से। अब एबनॉर्मल कंडीशन हो चुकी है देश की, और सिचुएशन इतनी बुरी जा चुकी है कि रिटन कम्युनिकेशन के बेसिस पे भी बात नहीं चल रही है। उस कंडीशन में प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करता है, वो होता है नेशनल इमरजेंसी। कोई पार्टी नहीं है, कोई लीडर नहीं है, मैं जो कहूंगा देश में वही होगा, बस ये नेशनल इमरजेंसी। वो जिन बंदों को अधिकार देता है, वो जिन प्रेसिडेंट जो कहेगा देश में वही होगा। कोई मिनिस्टर कोई लॉ कुछ भी कह दे, प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी मेंबर है कुछ भी कह दे, कोई मतलब नहीं है। नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाएगी और उसके अंदर जैसा जैसा आपको आदेश दिए जाएंगे हायर अथॉरिटीज के थ्रू, मतलब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, आपको बस वही करना। स्पेशली प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, ठीक है। We are to note the national emergency was invoked in 9 अक्टूबर। अब आपको लगेगा क्या देश में भी ऐसी कंडीशन हुई है कभी भी? तो मैं आपको बताती हूँ। चाइना ने अटैक किया था 1962 चाइना ने अटैक किया था, है ना, और देश के अंदर बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी। देश के अंदर चाइना ने अटैक कर दिया, फॉरेन अटैक हो चुका है, और मिनिस्ट्री के बेसिस पे जब कुछ नहीं हो सकता, डिफर करते हैं मैटर्स, अपने अपने लेवल पे स्टेट्स अपने अपने डिसीजंस ले रही है, बहुत एबनॉर्मल कंडीशन हो गई है। उस कंडीशन में प्रेसिडेंट ने क्या इम्पोज कर दी? नेशनल इमरजेंसी। कब? अक्टूबर 1962 चाइना में, चाइना वॉर के समय। समझ में आया आपको? उसके बाद में बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1971। बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट 1971 में हुआ था। उस समय भी
नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी। उसके बाद में, अब आपको लगेगा उसके बाद में कुछ हुआ था, तो मैं आपको बताती हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के चलते 1975 इंटरनल सिक्योरिटी के चलते देश की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। 1975 में इंटरनल सिक्योरिटी, जून के अंदर की बात है, 1975 जून, देश की इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। उस कंडीशन में उसके डर से क्या कर दी थी, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। समझ में आया आपको? नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये नेशनल इमरजेंसी हमारे आर्टिकल में कहाँ दी हुई है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है। किस समय दी जाती है? ड्यू टू वॉर और आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। किन किन परिस्थिति में नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है? वॉर, आर्म्ड रिबेलियन और इसके अलावा क्या बताया था मैंने आपको? ओके, एक्सटर्नल एग्रेशन। कोई बाहरी देश जो है हमला कर रहा है हमारे ऊपर गुस्से में आकर के, जैसा अभी चाइना कर रहा है इन दिनों, है ना। इन सब चीजों के इन परिस्थितियों के तहत नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया जाता है। आर्टिकल 352 के अंदर इसका प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी पावर्स पूरी किसमें दी गई है? आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360। अब 352 में तो ये हो गया, तो आगे क्या है? 353 से 360 तक क्या है ना। तो उसके अंदर आगे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या इमरजेंसी किस समय घोषित की जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? नेशनल इमरजेंसी कब कब लगाई गई थी? पहली नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1962 में, चाइना वॉर के समय, अक्टूबर 1962 में। दूसरी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1971 में, बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था, उस समय लगाई गई थी। और तीसरी इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो 1975 में लगाई गई थी, इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट से, है ना, इसके डर से। इंटरनल सिक्योरिटी उस समय थोड़ी सी डिग्निफाई हुई थी, उसके कारण 1975 के समय जून में नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई। तो इंडिया में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है। इसके अलावा इमरजेंसी पावर्स किसके पास होती है? यूनियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ही बेसिकली इंपोज करता है, प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास में इमरजेंसी पावर्स होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से 360 के बीच में कंपाइल की गई है। इसके अलावा इमरजेंसी पावर्स कितनी तरह की होती है? इमरजेंसी 3 तरह की होती है। एक तो होती है नेशनल, एक होती है स्टेट और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? आर्टिकल 352 में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, और जिस समय कोई वॉर है, कोई आर्म्ड रेबेल चल रहा है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन देखने को मिल रहा है, उस समय क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है। गॉट इट? और अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी इंडिया के अंदर इंपोज की गई है। समझ में आ गया आपको? अब हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी की। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी की। द इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। President's rule in the state emergency is the base of 1956. 1956 कब, क्या प्रावधान है इसके अंदर? ये इमरजेंसी तब घोषित की जाती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो ये क्यों इम्पोज की जाती है? ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती है तब इसे इम्पोज किया जाता है। इन अ स्टेट कांट बी प्रोक्लेम्ड, इसे प्रोक्लेम नहीं किया जाता अगर प्रेसिडेंट सर्टिफाई ना करे। अगर प्रेसिडेंट जब तक सर्टिफाई ना करे, सर्टिफिकेशन ना करे, तब तक ये इमरजेंसी इम्पोज नहीं की जा सकती। ठीक है, वो रिपोर्ट करेगा गवर्नर है, वैसे तो ये पावर्स गवर्नर के पास होती है ना, लेकिन स्टेट्स जिस समय स्टेट के अंदर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ पे सरकार से सारा कार्यभार नहीं संभल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ गलत किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को खराब करने की कोशिश की गई है, या कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहा, वहाँ फेल हो गया है, उस कंडीशन में वहाँ पे एक पद होता है गवर्नर। वैसे तो देखिए 2 पद देश के ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिर्फ नाम मात्र है, नॉमिनल है, एक तो है प्रेसिडेंट और एक है गवर्नर। पोस्ट तो दोनों की है, दोनों फील्ड रहती है हमेशा, लेकिन अपने अपने स्तर पे दोनों का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता, सिर्फ जो है सिग्नेटरी वर्क होता है। लेकिन जिस समय इमरजेंसी की बारी आती है तो नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट ऑथराइज होता है और स्टेट लेवल पे कौन ऑथराइज होता है, गवर्नर। लेकिन गवर्नर भी स्टेट जो है इमरजेंसी को तब तक नहीं इम्पोज कर सकता जब तक कि प्रेसिडेंट से वो क्या न ले ले, अनुमति न ले ले। प्रेसिडेंट से पहले उसको अनुमति लेनी होगी कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है और हमारे राज्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है स्टेट की, इसलिए हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ये चीज़ें, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडी के साथ गलत हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इमरजेंसी घोषित करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस समय डायरेक्ट प्रेसिडेंट का रूल लागू हो जाएगा। जो भी स्टेट है, मान लीजिए राजस्थान है, सरकार से संभल नहीं रही चीज़ें और वहाँ पे सब कुछ उल फिजूल चल रहा है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में गवर्नर क्या करेगा, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा और वो सारी चीजें बताएगा कि ऐसा सब कुछ है। प्रेसिडेंट उस चीज का निरीक्षण करेगा और हाथों हाथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट की जगह यहाँ कोई सरकार का काम नहीं है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैक्सिमम कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है यहाँ पे, 3 इयर्स तक, मैक्सिमम 3 साल तक एक राज्य में सरकार मतलब प्रेसिडेंट वर्क कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी घोषित हो सकती है, और मिनिमम 6 मंथ्स तो कंटिन्यू होता ही है। अब आपको लगेगा 6 मंथ्स कंटिन्यू होता है तो 3 साल कैसे, तो वही 6 मंथ्स हुए, फिर एक समन जारी किया गया, उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो वो 12 महीने हो गए, फिर 6 महीने का जारी किया गया, फिर 6 महीने, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते वो समन जारी करते करते प्रेसिडेंट रूल जो है वो अगले 3 इयर्स तक 6 महीने के लिए इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, इट मे बी पॉइंटेड दैट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों के अंदर ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर एक ना एक बार क्या हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है। समझ में आ गया आपको? बियॉन्ड 1 ईयर ओनली, कोई भी नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी तो सिर्फ 1 साल तक की हो सकती है, ओनली 1 ईयर, उससे ज्यादा 1 ईयर से ज्यादा नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती है ना, 3-3 महीने की लगती है और 1 साल से ज्यादा नहीं लग सकती। लेकिन ये जो है स्टेट इमरजेंसी जो है वो 6-6 महीने की लगती है और एटलीस्ट 3 साल तक इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम, इट में भी पॉइंटेड, ये भी पॉइंट किया जाना चाहिए कि पिछले 5 साल में, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में हुआ आर्टिकल 370 जब हटाया गया 35 से 370, उस समय उसके रिवोकेशन के समय वहाँ पे सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई थी और सरकार खुद नहीं चाहती थी ऐसा हो, तो वहाँ पे पहले स्टेट इमरजेंसी लागू की गई। इमरजेंसी लागू करने के बाद में वहाँ से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। समझ आ रहा है आपको? इसके बाद में हम तीसरे पे आते हैं, आर्टिकल 360 में दिया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी? अभी तक तो हमने जो बात की देश की स्थिति की, देश के लोगों की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। अकॉर्डिंग टू 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 के मुताबिक, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड इन और टू प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ he is satisfied with that the situation has risen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory of it is threatened। हमारे देश के किसी भी कोने में, किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसी कंडीशन आकर खड़ी हो गई है कि वहां पर फाइनेंशियल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे चीजें बिगड़ती चली जा रही है, उसको संभाल नहीं पा रही है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट,
उस कंडीशन में उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, या कहीं पर भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कोई बहुत बड़ा घपला नजर आ रहा है, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए, उस सिचुएशन को आउट ऑफ नेटवर्क एरिया लाने के लिए वहाँ पे क्या इम्पोज किया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जाती है। मतलब वहाँ पे अब फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है वो नहीं चलेगी, वहाँ डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल करेंगे। प्रेसिडेंट ये देखेंगे कि वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन का क्या करना है, ठीक है। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है, ये नॉर्मली जो है 4 प्रोक्लेमेशन होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ 4 प्रोक्लेमेशन। 4 तरह के प्रोक्लेमेशन हो सकते हैं 2-2 महीने के, ठीक है। 2-2 महीने के दो प्रोक्लेमेशन हो सकते हैं, मतलब ड्यूरेशन जो है इसकी 4 महीने की हो सकती है, ठीक है। सच अ प्रोक्लेमेशन मस्ट बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले तो दोनों पार्लियामेंट के हर हाउस में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर इसको प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, इस पर सिग्नेचर होंगे, इससे अथॉरिटीज इसको प्रोक्लेम करने के लिए अलाउ करेगी। मेजॉरिटी की बेसिस पे इसे प्रोक्लेम किया जाएगा, समझ में आ रहा है। इसमें प्रेसिडेंट का रोल नॉमिनल होता है, क्योंकि इसके अंदर पार्टी के जो मेंबर्स है, ये लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उन्हें जब लग रहा है कि इकोनॉमिकल कंडीशन लो होती चली जा रही है, तो उनकी सहमति के आधार पर क्या किया जाएगा, इस प्रोक्लेमेशन को इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन के बेसिस पर, टोटल नंबर्स की मेजॉरिटी के बेसिस पर इस प्रोक्लेमेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर ये प्रोक्लेमेशन जो है इसके सपोर्ट में नहीं मिल पाती है चीजें, तो उस कंडीशन में इंडेफिनिट पीरियड के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। वी are to note that the financial emergency has not so far declared in our country. हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक काफ़ी लंबे समय से कभी आज तक कभी इम्पोज नहीं की गई है। ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी देश की कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़े, लेकिन ये एक प्रावधान जरूर है। तो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी के टाइम की बात की जाए, तो नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल सभी के पास में कंसंट्रेटेड पावर्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। किसके हाथ में होती है तीनों इमरजेंसीज? यूनियन गवर्नमेंट। किसके हाथ में होती है? यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होती है तीनों तरह की इमरजेंसीज। इन द इमरजेंसीज मेक आवर फंडामेंटल राइट लेस मीनिंगफुल। आपके पास में फंडामेंटल, आप कहेंगे भाई हमें तो बोलने का अधिकार है, हम तो बोलेंगे देश सरकार के खिलाफ, हम तो बोलेंगे ऐसा वैसा। इमरजेंसी लागू हो रखी है, आपको कोई अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स कोई अधिकार नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज कोई अधिकार नहीं है। आपको बस वो करना है, अगर आपसे प्रेसिडेंट कहता है चुप रहना है, एक भी इंसान को घर से बाहर नहीं निकलना और चुप रहना है, तो आपको चुप रहकर घर में बैठना होगा। आप किसी भी कंडीशन में आपसे ये नहीं कहा जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को मेरा फंडामेंटल अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है बोलने का, नहीं। जिस समय इमरजेंसी इम्पोज हो रखी है, मतलब आपके सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। The founding fathers of our constitution have not only wanted to give a democratic attention, but also provided a solid foundation of national unity. जिस समय देश की स्थिति खराब हो, उसको यूनाइट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है इमरजेंसी घोषित करने का। और ये जो पावर्स प्रेसिडेंट को दी हुई है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले ने बहुत ही उत्तम कार्य किया है, क्योंकि इससे हमारे देश की काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं, ठीक है। So these emergency provisions are expected to be used in such real situations. कैसी रियल कंडीशंस होती है, क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए इस तरह की इमरजेंसीज को घोषित किया जाता है। तो आपको तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, इमरजेंसीज जो है वो किस आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कहाँ तक बताई गई है? 352 से 360 तक बताई गई है, ठीक है, आर्टिकल्स तक। इसके अलावा इन इमरजेंसी कितने तरह की इमरजेंसीज होती है? 3 तरह की। इमरजेंसीज को घोषित करने का कार्य यूनियन गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट के पास होता है। इमरजेंसी कितने तरह की होती है? एक तो होती है नेशनल, एक होती है स्टेट और एक होती है फाइनेंशियल। नेशनल 352 में दी गई है, और जब वॉर या एक्सटर्नल जो है हमारे एग्रेशन देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ रेबेलियन देखने को मिल रहा है, रेबेल हो गया है, उस कंडीशन के अंदर दंगे फसाद हो गए हैं, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 3 बार अब तक नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसीज की, तो वो काफ़ी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सारी सिचुएशन स्टेट के बेसिस पे अगर खराब हो रही है, तो गवर्नर इस बात की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को करेगा, और प्रेसिडेंट गवर्नर को ये अथॉरिटी देगा कि वो उस स्टेट में हो रही कोई भी घटना को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है।
इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है फिनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में दी गई है। और ये फिनेंशियल इमरजेंसी अब तक हमारे देश में कभी भी लागू नहीं हुई, जबकि इसे 4 महीनों के लिए प्रोक्लेम किया जा सकता है, मतलब कि 2-2 महीनों के ड्यूरेशन से 4 महीनों के लिए इसे इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई, इमरजेंसी समझ में आ गई है, तो तैयार रहिए। कल हम लोग प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने इमरजेंसीज को पढ़ा है, नेशनल इमरजेंसीज को। यू शुड गो फॉर इट। कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, आप मुझे अपने नोट्स शेयर कीजिए, डेटा शेयर कीजिए कि आप क्या नोट्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए। और जितना हो सकता है जूम से जो अपन मीटिंग ले रहे हैं उसमें इंक्लूड होने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।